एक दिन सोनू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है कि हमारा पेट भी सही से नहीं भर पाता है और हमेशा भूखे ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तुम बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आँखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। सोनू अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लाने चला जाता है। तभी बसंत के घर एक गांव की बुढ़िया आती है। वो बसंत से कहती है, बसंत, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है। अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। तूने कभी भी चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है। तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। चाची, सोनू की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। मैंने उसकी शादी मंदिर में करवा दिया था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी शादी धूमधाम से करवा सकूं। क्या कहा तूने? सोनू की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्यों? चाची, वजह तो कुछ नहीं है। सोनू की बहू अपनी माँ के घर पर है। अपने माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ा है? बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी पत्नी को मैके से लेकर आए? तू आज ही सोनू को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं चाची? हमारे घर में 4 पाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 4 पाई खरीद कर ला सके। और फिर सोनू के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं है जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी 10 पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ सोनू भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वारे बसंत, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के लिए तूने सोनू की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बवाल है। ये भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू को नहीं ला रहा। चल, मैं तुझे चारपाई दूंगी बहू को बैठने के लिए, और सोनू को नया कपड़े दूंगी। चाची, तुम सही कहती हो। मुझे सोनू की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा सोनू को बहू को लेने के लिए। फिर बसंत बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से सोनू के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। सोनू चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे ये चारपाई सुराती चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, सुराती चाची ने आपको ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा, सुराती चाची ने चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कि कल ही तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और बहू को लेकर आ। लेकिन पिताजी, हम अपना ही पेट बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम रीता को क्या खिलाएंगे और वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर मैके भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। कभी ना तो कभी बहू को लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही अपने ससुराल जा और बहू को ला। ठीक है पिताजी, आपकी जो मर्जी। मैं कल ही जाकर रीता को लेकर आऊँगा। अगले ही दिन सोनू बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर अपने पत्नी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में सोनू की खूब मेहमान नवाजी होती है। सोनू 1 हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी रीता को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में सोनू सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रखी है। रीता देखेगी तो क्या कहेगी? एक काम करता हूँ, रीता को सुराती चाची के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करके आऊंगा, तब रीता को लेकर जाऊंगा।
सोनू अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब बसंत ने सोनू को अकेले आता देखा तो वो सोनू से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी मैं रीता को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे सुराती चाची के घर छोड़ आया हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रखी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। रीता यह सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो रीता को अपने घर ले आऊंगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। सोनू बिना सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने रीता की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर रीता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह घर मेरा नहीं है। वह हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछती है, माँ जी ये मेरे पति का घर नहीं है तो फिर मेरे पति का घर कौन है? बेटी सोनू राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वो आने ही वाला होगा। चल उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ाती हूँ। फिर बुढ़िया रीता को उसके घर छोड़ आई। रीता को सोनू का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसा मालूम होता जैसे सालों से घर में झाड़ू न लगा हो। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। एक कोने में 2 जोड़ी कपड़ा रखे हुए थे जिन पर धूल मट्टी और गंदगी फैली हुई थी। घर की ये हालत देखकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रीता बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा कि ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे इसी में गुजारा करना होगा। अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। अब मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर सोनू का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन सोनू और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब वह बेचैन होने लगी थी क्योंकि वह घर में अकेली ही थी। उसका दिल घबराने लगा था कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। रीता के दिमाग में तरह तरह का चिंता हो रही थी। तभी सोनू और उसका पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देख दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर सोनू ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था वह अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, ये लो रीता, इसे पका दो, बहुत जोर की भूख लगी है। रीता को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुई। वो सोनू से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा और लाना चाहिए था। रीता, राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ मैं फालतू अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरे दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? आज से आप लोग 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना कि महाराज इतना अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी कृपया होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए आप लोग बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना आप उससे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो वो आप लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। रीता, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कर रही हो। अगर हमने राजा से ये बात कह दिया ना तो राजा हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? आपने किसी को लूटा थोड़ दी है, आपने चोरी तो नहीं की है और ना ही आप झूठ बोल रहे हो। फिर आप किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह देती हूँ, आप एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूँगा।
अगले दिन दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज देते हो। इतनी अनाज में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 4 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपया होगी। बसंत, यह बात तुझे पहले बतानी चाहिए था। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे। मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 4 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज से बसंत को रोजाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं उन सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब रीता ने सोनू के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैला को देखकर मालूम होता है कि राजा ने आपको 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ बाकी के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अभी घर वाले बहुत खुश थे। बसंत ने रीता को बहुत दुआ दिया। रीता बहुत होशियार थी। राजा के दिए हुए अनाज से वह आधा अनाज बचा लिया करती थी और आधे को पका लेती थी। 2 महीने तक उसने यही काम किया और उसने अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा पूरा पेट नहीं भरता। महाराज, आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है बेटी, मैं महाराज से ऐसा ही कहूँगा। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे सोनू की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो हमारा गुजर बसर अच्छा से हो पाएगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बसंत, जो सोनू की शादी कर दी मंत्री से कहकर। आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देकर रीता बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब रीता ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया था। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया था। अब आप लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन बसंत ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले लिया और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ न कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन रीता अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ा सोने की हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर रीता की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। रीता जल्दी से हार को उठा लेती है
और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहाँ किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में सैनिकों ने ऐलान किया, सुनो सुनो ये गांव के लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए तो वो हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी की हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर रानी की हार की चर्चा थी। जब ये बात रीता को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से हार के बारे में पूछा। मंत्री जी, हार के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी नगरवासी को हार के बारे में कुछ भी पता हो तो वो बगैर डरे दरबार में आकर राजा को बताए, और जो भी हार लाकर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री दोबारा से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन रीता अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार चील लेकर उड़ गई है, और जो भी उस हार को तलाश करके राजा को देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, आप राजा को ये हार ले जाकर दे दो। बसंत रीता से हार लेकर राजा के पास जाता है और राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजा बसंत से कहता है, बसंत, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो तो वो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपका हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। ये तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। बसंत, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर में राय मशवरा कर लूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ठीक है बसंत, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद बसंत अपने घर चला जाता है। घर आकर वो रीता से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहना कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन बसंत राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बसंत से बोला, कहो बसंत, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बसंत, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा का जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फूलों फलों और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर बसंत को 5 बीघा का जमीन दिलवा देते हैं। अब बसंत दिन रात खेत में मेहनत करता है और सोनू अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर सोनू एक बहुत शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इस प्रकार बसंत की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।